नमस्कार, मैं निखिल अरविंदु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श। विचार विमर्श में आज हमारे साथ होंगे खास मेहमान हैं गणपत सहाय पीजी कॉलेज सुल्तानपुर के प्राचार्य प्रोफेसर अंग्रेज सिंह राणा जी, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे भारतीय विदेशी विश्वविद्यालयों को लेकर के जो अभी यूजीसी ने हाल में एक मसौदा तैयार किया है कि टॉप 500 में वैश्विक रैंकिंग में आने वाली यूनिवर्सिटी भारत में अपने परिसर खोल सकती हैं। तो एक तरह से यूजीसी का ये जो नियम है टॉप 500 में, क्या आपको लगता है कि टॉप 500 में आने वाली भारतीय विदेशी यूनिवर्सिटियां भारत में अपने जो परिसर स्थापित करेंगी और उन्हें यूजीसी ने जो स्वायत्तता दे दी है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, तो क्या लगता है यूजीसी ने जो स्वायत्तता दी है विदेशी यूनिवर्सिटी को, उसका परिणाम क्या होगा? यूजीसी द्वारा जो भी ऑटोनॉमी विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया है वो अभी उसमें और ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हमारा मैन पावर है, जो भी हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो अगर ढाल पाएँ अपने आप, तो तब तो भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अपने ही नियम कायदे कानून से और अपने ही नॉर्म से अगर वो चलेगी तो शायद हमारी पॉपुलेशन के लिए, हमारे जितने भी लोग हैं जो हायर एजुकेशन गेन करना चाहते हैं विदेशी यूनिवर्सिटियों के माध्यम से भी, वो उनका उद्देश्य हल नहीं हो पाएगा। क्योंकि आजकल का जो परिवेश में जो भी चीज़ें हैं, हम इंडियन परिवेश के अकॉर्डिंगली अगर कोई ढलना चाहे तो उसका हम स्वागत करना चाहिए। लेकिन अपने हिसाब से अगर इंडिया में ही अपना पेटेंट लेकर अपनी पद्धति को हमारे पे अगर वो थोपना चाहेगा तो पहले की तरह हम गुलामी की मानसिकता की तरह ही हम उसका साबित होगा। और भारतवर्ष के जितने भी प्लानर है, पॉलिसी मेकर है, उन सभी को ये चाहिए हायर एजुकेशन हमारा एक ऑटोनोमस, अपने आप में यूजीसी ऑटोनोमस बॉडी है, उसको राइट डिसीजन अपने भारतवर्ष के परिवेश और भारत के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ही लेना चाहिए। क्योंकि हमारी प्राथमिक जो एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उनका एक सिस्टमेटाइज अलग से एक डाइकोटोमी है। और विदेशी विश्वविद्यालय का यहाँ आने से ज़्यादा लंबा चौड़ा मुझे नहीं लगता कुछ बेनिफिट मिल पाएगा हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं और रिसर्चर का। हमने अपने ही यहाँ से एफिशिएंसी क्रिएट करनी चाहिए। और जो भी हमारा न्यू जो उस आर्थिक नीति के अकॉर्डिंगली जो बात हुई थी भाई, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और स्टेबलाइजेशन, हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को विद इन कंट्री ही स्टेबल करना चाहिए। और बाहर की यूनिवर्सिटियों की जब हम जरूरत पड़े, जितनी हमें जरूरत पड़े, अपने शर्तों के हिसाब से हम उनसे अपनी टेक्नोलॉजी भी और एक्सचेंज जो रिसोर्सेज का है वो हम कर पाए। तो इसी संदर्भ में मेरा ये अपना विचार है और ये पॉलिसी मेकर को भी ऐसा ये सोचना चाहिए, जिसमें ये सभी बुद्धिजीवियों से बात होकर हमारा जितना भी डिस्कशन हुआ है, भले इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के जितने वाइस चांसलर हैं उनमें से कुछ लोगों से बात होती रही है कदम पर कदम, कुछ कॉन्फ्रेंस में भी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी वेबिनार हैं उन सभी में यही है भाई, हमारी कंडीशन पे, हमारे परिवेश के अकॉर्डिंगली अगर बाहर का कोई यूनिवर्सिटी या कोई हायर एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट अगर मदद करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और अपने नियम कायदे कानून थोप के अपनी पद्धति के अनुसार हमें ढालना चाहे तो वो हमारे भविष्य की एजुकेशन जो भी क्षेत्र है उसके लिए सही नहीं होगा। जैसे कि यूजीसी ने कहा है कि जो विदेशी यूनिवर्सिटियां आएंगी भारत में, वो पाठ्यक्रम को ऐसे तैयार करेंगी जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ न हो, बस इतना कहा है यूजीसी ने। लेकिन यूजीसी ने विस्तार से ये नहीं बताया कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए विदेशी यूनिवर्सिटी ने ये पढ़ा दिया कि मुग़ल शासक अकबर का महिमा मंडन कर दिया, तो क्या आपको लगेगा कि ये एक तरह से राष्ट्रीय हित के खिलाफ है या नहीं? आप इसे कैसे बताना चाहेंगे? जो भी ऐसी चीज़ें हैं, भले ही धर्म की बात है या एंशियंट हिस्ट्री की बात है, जो भी हमारे मुग़ल काल की है या जो भी ब्रिटिश काल की है, उन सभी का जो हमारे अपनी समाज से हमने अपना ऐसी पावर उनको नहीं देनी चाहिए कि भाई वो हमारे यहाँ का कैरिकुलम भी चलाएं और वो भी करें। हमने तो सिर्फ उनको थोपनी चाहिए कुछ कंडीशन, जैसे पहले भी पेप्सी आई देश में और चीज़ आई, पोटैटो चिप्स की वो आई, वो कहते कुछ और थे, होता कुछ और है। उन्होंने कहा भाई हम यहीं का मैन पावर यूज करेंगे, यहीं का रॉ मटेरियल, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो वहीं से जहाँ भी पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड में जहाँ भी सस्ता मैन पावर मिला वहीं से उन्होंने इम्पोर्ट किया, ऐसे ही सस्ता रॉ मटेरियल। उसके बावजूद भी हम अगर ऐसा आगे उन पे विश्वास पूर्ण रूप से नहीं करना चाहिए, ब्लाइंड फेथ, इसकी मेरी अपनी निजी राय है, जिससे कि लेकिन
हमारा जो पैटर्न है वोकेशनलाइजेशन की बात है और जॉब का एजुकेशन के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो कैरिकुलम बना के हमें दे और उसका हमें फ़ायदा ले, लेकिन हमने कंडीशनल उनसे जो भी एग्रीमेंट करना चाहिए उनकी बहाव में हमने बहेंगे तो हमारे देश का भविष्य है फिर सुरक्षित नहीं रहेगा। ये मेरा अपना विचार है। ठीक है, मैं इससे आगे बढ़ते हैं। जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के मुखर आलोचक नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी हैं। तब 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमने हार्वर्ड वालों की सोच देखी है और मेहनत कश वालों की सोच देखी है, लेकिन आज क्या हो रहा है, उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भारत में अपने परिषद स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो क्या लगता है, हार्वर्ड वालों की सोच भारत में पनपेगी तो इसका परिणाम क्या होगा? जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं वर्ल्ड में, यूनिवर्सिटी हो या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हो, भले ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, शिकागो यूनिवर्सिटी है, और जितने भी टॉप इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के हैं, भले ही मतलब अमर्त्य सेन जी रहे, नोबेल लिटरेट रहे हैं, और अब अभी आपके यहाँ रघुराम राजन भी शिकागो यूनिवर्सिटी से रहे हैं, और अभिजीत बनर्जी साहब को भी नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र के विषय में मिला है। इन सभी का भारत के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है और भारत के लिए जिए हैं और भारत के लिए लोगों ने बड़ा काम किया है। भले ही पावर्टी की बात है, मैन पावर डेवलपमेंट की बात है, दूसरी भी सेक्टर है, भाई एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और वाटर सप्लाई, सैनिटेशन पे इन लोगों ने इतना काम किया है जिससे हमारी जो लेबर फोर्स है, जितने हमारी मैन पावर को एक मानवीय पूंजी का निर्माण करने में मदद मिली है। उनकी सोच को हम बनावटी नहीं कह सकते। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का अचानक दिया हुआ बयान है, दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा, क्योंकि ऐसे हार्वर्ड में कोई एक आदमी से हार्वर्ड या कैम्ब्रिज या शिकागो या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या हमारे यहाँ भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है और कलकत्ता स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो ऐसे नहीं बनती हैं। ये ईंट पत्थरों के साथ साथ एक फैकल्टी के जो लोग हैं, उनसे रिसोर्स पर्सन जो हैं, जो वहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके कैलिबर के अकॉर्डिंगली, उनके कैरिकुलम के अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है। और कोई भी इंस्टीट्यूट वर्ल्ड में कहीं भी कोई हमारी नज़रों में छोटा नहीं है, और कोई भी उनमें पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला कोई भी शिक्षक या छात्र किसी भी तरह से किसी दूसरे से कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे कि आप मानते हैं विश्वगुरु भारत, हम मानते हैं, बहुत भर भारत के लोग मानते हैं, दुनिया के कुछ लोग मानते हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति आई है कि हम शिक्षा का आयात कर रहे हैं बल्कि निर्यात नहीं कर रहे हैं। जो विदेशी यूनिवर्सिटियाँ आएंगी उनका कल्चर अलग होगा और हमारा कल्चर अलग होगा, तो दोनों कल्चर में एकरूपता कैसे होगा, सामंजस्य कैसे होगा? दरअसल क्या हुआ, कुछ सालों से हमारे यहाँ पे जो भी ब्रेन का ड्रेनेज हुआ है, हमारे जितने भी टॉप इंटेलेक्चुअल हैं या टॉप हमारे जो जितने भी वो लिटरेट लोग हैं, तो वो सभी यहाँ से बाहर गए हैं। उनको बड़ी बड़ी एवेन्यू, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी जगह उनको मिलने के कारण इंडिया में कुछ बुद्धिजीवियों की कमी खली है, और बुद्धिजीवियों का यहाँ कई बार ठीक से सरकारों द्वारा उनको हैंडल नहीं किया गया और उनके अकॉर्डिंगली सरकारों की पॉलिसियाँ नहीं चली, तो वो भी खिन्न होकर विदेशों में जाते हैं। लेकिन भारत विश्वगुरु था और विश्वगुरु दोबारा बनने के लिए भारत को अपने रिसोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान देके और बाहर की लाइक माइंडेड कंट्री है, लाइक माइंडेड जो इंडस्ट्रीज हैं, उनसे भी कंडीशनल बहुत पार्टली उनका पार्टिसिपेशन हम अगर शुरू करें तो वो मेरी नज़र में बहुत अच्छा सही होगा, क्योंकि भारत की अपनी एक सेल्फ सफिशिएंसी है, अपना एक स्वाभिमान है, अपनी एक जड़ें हैं और अपना एक मतलब जो भी ट्रेडिशनल हमारी वो प्रणाली रही है ना, उससे छेड़छाड़ ना हो तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो एक तरह से मुझे ये लगता है, जैसे पूरा अगर सिस्टम देखें तो मुझे ये लगता है कि शिक्षा का व्यावसायीकरण होगा, भेदभाव खुलकर सामने आएगा। तो क्या आपको भी यही लगता है? व्यवसायीकरण होना भी दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, लेकिन भेदभाव सामने आना ये ना, अभी तो ये बहुत जल्दबाजी होगी ऐसा कहने में। जैसे जैसे ये पॉलिसीज का आगे आगाज होगा और इसका जो सेकंड फेज का जो जनरेशन में इसका रिफॉर्म में जो भी बाद में वर्कआउट आएगा, उसके बाद इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी को यूजीसी उतनी स्वायत्तता क्यों नहीं देना चाहता जितनी स्वायत्तता वो विदेशी यूनिवर्सिटियों को देने जा रहा है? इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को भी इतनी व्यवस्था देनी चाहिए यूजीसी को, और जैसी इतनी बाहर की, बल्कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की एक जो भी एमओयू साइन करके एक बीच की कमेटी बने, और जो टॉप इंटेलेक्चुअल हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं, जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सभी का एक साथ एक
पूरी कमेटी बनाए और वही उन लोगों के आगे डील करे। इसमें पॉलिटिकल लोग ना इंटरफेरेंस करें तो वो देश की एजुकेशन भविष्य के लिए सही रहेगा। तो क्या लगता है आपको, यूजीसी ने जो फैसला लिया है, आज हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम किस तरफ जा रहा है? वो सकारात्मक दिशा में जा रहा है, नकारात्मक? यूजीसी के कुछ फैसले सही है, कुछ फैसलों में उन्होंने और भी सुधार की गुजारिश है। जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत हमें नज़र आ रही है। कुछ खामियां हैं क्योंकि छात्र और यूनिवर्सिटीज़ और प्रशासन और शासन, इन सभी में अभी तक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया है और इसी कारण से हमारे छात्र नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंगली ठीक से उसकी उस प्रकोप से सफर रहे हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ भाई सरकार को चाहिए छात्रों के बीच और इंस्टीट्यूशन के बीच और यूनिवर्सिटीज़ के बीच और जितना भी भाई राज्य प्रशासन है, शासन है, उनके बीच एक तालमेल की अलग से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए जिससे किसी भी छात्र को भविष्य में बेवजह सफ़र करना ना पड़े। तो क्या यूजीसी ने जो कहा कि टॉप 500 में जो यूनिवर्सिटियाँ वैश्विक रैंकिंग में आती हैं वो भारत में परिसर खोल सकते हैं, क्या टॉप 500 सही है या जैसा कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि टॉप 100 किया जाना चाहिए वो सही है? नहीं, वो टॉप 100 ही ठीक है, 500 ज़्यादा ही रहेगा और बहुत लिमिटेड होना चाहिए उनका भी। हमारे यहाँ पे जो भी उनका इंटरफेरेंस लिमिटेड हो तो इसके पक्षधर हम रहेंगे। ठीक, आपको क्या लगता है कि आने वाले इसका अवलोकन अगर आप करेंगे अभी इस स्तर पर तो आपको क्या लगता है इस तरह का माहौल बनेगा? तो जैसा भी लोग फिलहाल तो माहौल जो भी है उस देश में एक ट्रांजिशनल फेज में एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है और जो भी हमारा जॉब का और एजुकेशन डिग्री का अभी तक पूरा तालमेल नहीं बैठ रहा है। वोकेशनल जैसे स्किल डेवलपमेंट का भी अर्ली स्टेज में है, वो चीज़ें कुछ पूरी होंगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी अगर होंगी और जो भी डोमेस्टिक रिसोर्सेज का पूरा तरह से प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियों में अगर तब्दील होगा तभी भारत एक विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से विदेशी यूनिवर्सिटियों को भारत में बुलाया जा रहा है, क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसी परिस्थितियां तैयार की जाए कि भारत के ही यूनिवर्सिटी टॉप 500 में अपनी जगह बनाने के कामयाब हो सकें। ना बिल्कुल हम अब सक्षम हैं। भारत देश इस समय मतलब एक डेवलपिंग वर्ल्ड की सबसे तेज़ी से ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है और भारत के जितने भी इंजीनियर हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी अपने आप में सक्षम हैं और इसको ही हम अपने लोकल रिसोर्सेज को वो अच्छे से एफिशिएंटली स्टेबलाइजेशन करके और अंदर की जो एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि भारत का भविष्य स्वर्ण काल की तरह दोबारा से लौट के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे आने वाले समय में हमको इंतजार करना चाहिए कि विदेशी यूनिवर्सिटियां भारत में किस तरह का माहौल बनाएंगी, कितना सार्थक परिणाम देंगी। इसके लिए हमें कम से कम 5 सालों का इंतजार करना चाहिए और उन इंतजारों का उसके बाद जो परिणाम आएंगे उसका अवलोकन करना चाहिए किस तरह का एजुकेशन सिस्टम तैयार हुआ। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच जनता से।